मम्मी ने कहा था कि बेटा वहीं पे नौकरी ढूंढ लो, इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल को रिटर्न करना है। एक दिन मुझे एक फ़ोन आया UTV कंपनी से, जो कि रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी है। आप रोज़ सुबह उठ रहे हैं, आपको नाश्ता मिल रहा है, लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, सब घर पे हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, आप लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी नौकरी का। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक जब स्टॉक मार्केट चलता है, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है, उसके सारे सपोर्ट सिस्टम, तो आप मेंटली बहुत ग्रो करते हो। वहाँ से एक लड़का जो 6,000 की सैलरी पे शुरुआत किया था, कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसी कंपनी का CEO होगा जो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल अरोरा है और मैं आज आपसे अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने आया हूँ। फादर का एक अच्छा बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग का, मैरिको के लिए पैराशूट ऑयल बॉटल्स बनाते थे। तो एक जो आप बोलते हैं चाइल्डहुड काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन जैसे कहते हैं कि लाइफ इज़ नेवर लीनियर, हमेशा चैलेंजेस आते रहते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। तो हमारी लाइफ की जर्नी भी कोई डिफरेंट नहीं है, बाकी लोगों से पॉइंट टू पॉइंट चैलेंजेस आते रहे हैं। ये करीबन आई थिंक उस वक्त की बात होगी जब हम 13-14 साल के थे, जब हमारे फादर की जो बिज़नेस थे वो प्रीटी मच बंद हो गया था, बिकॉज़ जो कंपनी को वो बॉटल सप्लाई करते थे वो बेसिकली बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे थे। और उनका ये मानना था कि क्योंकि वो एक साउथ इंडिया से थे और उनकी बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग अगर वहाँ पे होती तो बेहतर होता। तो हमारे फादर ने डिसाइड किया था कि हम बॉम्बे में ही रहेंगे। तो इफ़ेक्टिवली बिज़नेस जो काफ़ी अच्छा चल रहा था, जब तक मेरी एज 12-13 साल की थी, वो प्रीटी मच ओवरनाइट इट प्रीटी मच बिकेम ज़ीरो। एक टफ टाइम था वहाँ से, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि चाइल्डहुड ठीक-ठाक गुज़रा था, इट वाज़ रिलेटिवली कंफर्टेबल। तो वहाँ से जब आप 8th-9th स्टैंडर्ड में होते हैं और आपको एक नई रियलिटी देखने को मिलती है, यू नो व्हेन यू हैव टू सेल ऑफ योर कार्स, और आपको एक सेकंड हैंड गाड़ी में और कभी-कभी वहाँ से भी नहीं, आपको बसों और ट्रेनों में जाना पड़ रहा है। तो एक पूरा माइंडसेट शिफ्ट आया था जब हम थोड़े यंग थे। लेकिन आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस भी था वो हमारे लिए। आई थिंक एक वैल्यू ऑफ मनी जो जिसकी हम बात करते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन था हमारे लिए। क्योंकि उस वक़्त क्या हुआ था कि हमारी जो माताजी हैं, हू इज़ बेसिकली एन इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट, उनको फिर ट्यूशन्स देके पढ़ाना चालू करना पड़ा था। हमें वहाँ से जो हमारी जर्नी थी मेरे और मेरे भाई की, जैसे मैंने कहा मैं 12-13 साल का था, मेरा भाई जो 8-9 साल का था, मुझसे 4 साढ़े 4 साल छोटा है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। वो एक हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था कि कैसे हमारी मदर ने टेक ओवर किया। 15-16 घंटे दिन में ट्यूशन देते थे, जस्ट सो दैट आवर स्कूल फीस कुड बी पेड। और आई थिंक एक पीरियड ऑफ पेन था, पर वो उस पीरियड ऑफ पेन में जो लेसन्स हमें मिली, हार्ड वर्क की, डेडिकेशन की, कमिटमेंट की, आई थिंक इट वाज़ अनपैरेलल्ड। क्योंकि एक स्कूलिंग होती है जो आपको स्कूल में मिलती है, वो एक लाइफ की लेसन थी जो पैरेलली चल रही थी, जो हम देख रहे थे। एक कंफर्टेबल लाइफ से जैसे सब कुछ लूज़ हो गया, और कैसे एक ब्रेड अर्नर से दूसरे ब्रेड अर्नर को एक बैटन जैसे पास होता है, और उनका थॉट प्रोसेस कैसा था। लिटरली वो जो एफर्ट्स मॉम ने डाले थे आफ्टर डैड्स बिजनेस यू नो प्रीटी मच केम टू अ स्टैंड स्टिल, वो पूरी जो कंट्रीब्यूशन है, जो एक जज्बा था उनमें कि ये यू नो अपने बेटों के लिए करना है, इट वाज अनबिलीवेबल जो उन्होंने किया। और वहाँ से जैसे हमारी 12th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाइयाँ ख़त्म हुई HSC के बाद, मैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए US चला गया। मेरे भाई ने कुछ साल बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग चालू कर दी, एंड थिंग्स लुक लाइक दे वर गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। लेकिन ये होता है कि जैसे मैंने आपको कुछ समय पहले बताया कि लाइफ कभी लीनियर होती नहीं है। हमेशा डिस्कस करते थे फैमिली के साथ कि ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा, वहाँ पे रहना है, वापस आना है, ऐसी बहुत सारी डिस्कशंस होती रहती हैं। मम्मी ने कहा था कि बेटा वहीं पे नौकरी ढूंढ लो, इतना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो कैपिटल को रिटर्न करना है। तो जब मैं वहाँ पढ़ रहा था, आई थिंक मैं 1998 में वहाँ पे गया था। मेरी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट 2002 की थी, पर मैंने कुछ साल पहले ही डिसाइड कर लिया था, आई थिंक इन माई सेकेंड ईयर, कि कुछ समर के क्लासेस लेके हो सकता है तो थोड़ा ग्रेजुएशन जल्दी कर ले, ताकि यू नो थोड़ा पैसा बच जाए। तो वो किया, और एक टारगेट बन गया कि एक सेमेस्टर जल्दी ग्रेजुएट कर जाते हैं। तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि जो 1998 में हमने कॉलेज शुरू किया था अगस्त में, कि मई 2002 की ग्रेजुएशन होगी। मेंटली प्रिपेयर कर लिया था कि वो दिसंबर 2001 में होगा, और उस तरह की हमने जर्नी प्लान की थी हमारे यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर्स के साथ। अभी किस्मत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मेरे ग्रेजुएशन के 2-3 महीने पहले दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी हमला US में हुआ था। आपको याद होगा 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक से मेरे ग्रेजुएशन के बस 2-3 महीने पहले। और जो मैं इंटरव्यूज़ दे रहा था, जहाँ-जहाँ बात आगे बढ़ भी रही थी,
उन सब ने कहा कि हम अब आपको H1B वीज़ा नहीं दे सकते। तो आई थिंक वो एक बहुत मुश्किल दौर था। उस वक्त सिटी ग्रुप शिकागो में एक कंसल्टेंट के तौर पे उनके वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन में मैंने चालू किया था। वो भी कमीशन बेस पे, पर वो भी वीज़ा नहीं दे रहे थे। तो थोड़ी बहुत आई थिंक 6 महीने मैंने ऐसे काम किया, लेकिन वंस दे डिसाइडेड कि वो H1B वीज़ा नहीं दे सकते, तो एक आई थिंक मेरी ज़िंदगी का जो सबसे पर्सनल एज एन अडल्ट पहला इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं इंडिया वापस आऊँगा। और ये डिसीजन मैंने कुछ 15 दिन अपने उस वक्त के बॉस के साथ भी डिस्कस किया था और इंडिया में किसी को नहीं बताया था, और लिटरली वहाँ पे सारी दुकान शट डाउन कर ली और हिंदुस्तान वापस आने का फैसला कर दिया। बहुत डिजेक्टेड डिसीजन था, पता नहीं था क्या होने वाला है। इतने स्ट्रगल्स देखे थे, फादर की बिजनेस, मदर का एफर्ट, फिर यहाँ जाना, और इतनी खुशी का माहौल था कि ग्रेजुएट हो रहे हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। लेकिन आई थिंक एक चैलेंज था और उसको एक चैलेंज के बेसिस पे ही लिया। मुझे आज भी याद है, मैं डेल्टा एयरलाइंस की फ़्लाइट पकड़ के आ रहा था। मैंने फ़्लाइट बोर्ड की थी ओहायो से सिंसिनैटी गई थी, जहाँ पे मैंने कोलंबस से बोर्ड की थी, सिंसिनैटी से फ्रैंकफर्ट आई थी और फ्रैंकफर्ट से बम्बई। उस वक्त उबर ओला का ज़माना होता नहीं था, एक कॉलिंग कार्ड थी। मैंने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुँच करके मैंने अपना वॉलेट खोला और मेरे पास पैसे थे नहीं, इंडियन रुपीज़। तो मैंने कहा इस वक्त तो फैमिली को बताना पड़ेगा, क्योंकि घर जाने के पैसे नहीं है, और उस वक्त ऐसे चलता नहीं था, काली पीलियाँ चलती थी। तो लिटरली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से कॉलिंग कार्ड से मैंने मॉम को फ़ोन किया, कहना मैं कहा मॉम आई एम कमिंग बैक फॉर गुड, आपको आके लेना पड़ेगा एयरपोर्ट से, मेरे पास 100 रुपये भी इंडियन करेंसी नहीं है। तो ऑब्वियसली उस फ़ोन पे क्वेश्चंस थे, क्यों, क्या, कैसे। पर मैंने कहा मॉम अभी 8 घंटे में मिल रहे हैं, मिल के बात करते हैं। और वो दौर एक बहुत मुश्किल दौर था, क्योंकि मैं जून 2002 में इंडिया वापस आया और मेरी पहली नौकरी इंडिया में अप्रैल 2003 में लगी। उस दौरान आप इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट को 22 साल का, जो इतना सब कुछ हो चुका है, घर पे बैठ के वापस ही इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, स्पेशली मदर नाउ। एंड वो एक बहुत एक फीलिंग है जो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपको एक वेस्टेड फीलिंग आती है कि आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे, एक फ्रस्ट्रेटेड सी फीलिंग आती है। आप रोज़ सुबह उठ रहे हैं, आपको नाश्ता मिल रहा है, लंच मिल रहा है, डिनर मिल रहा है, सब घर पे हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा, आप लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी नौकरी का। और आपको याद होगा 2002 में वो .com बस्ट हुआ था। एक्चुअली 1991 से 2001 एक ग्लोबल रिसेशन का भी पीरियड था। तो ऐसा नहीं था कि 2002 में इंडिया में बहुत सारे भयंकर जॉब्स थे, बहुत मुश्किल था। मैंने कैट के एग्ज़ाम्स दिए थे, सीईटी के दिए थे, एक्सएलआरआई के दिए थे। कुछ में एक्चुअली मेरे परसेंटाइल बहुत ऊँचे थे, बट उस वक़्त मुझे पता चला कि इंडिया में वाक़ई एक पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको 94-95 परसेंटाइल भी कैट में मिले, तो अगर आपको 96, 97, 98 नहीं मिल रहा, तो आपको कॉल नहीं आने वाला। ऑलमोस्ट 1 साल का फ्रस्ट्रेशन था जब हम घर पे बैठे थे। खुदा की किस्मत कह दीजिए, थोड़ा हार्ड वर्क, वो जो आप बॉलीवुड पिक्चर्स में देखते हैं, लिटरली हमारे साथ हुआ है। जब ट्रेनों बसों में आप रेज़्यूमे लेके घूमते हैं, जैसे मैंने कहा वो डिजिटल एज नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स इतने हद तक यहाँ पे आए भी नहीं थे, ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस या पोर्टल्स इतने होते नहीं थे, तो यू लिटरली हैड टू गो थ्रू रेफरेंसेस या आप किसी के ऑफिस में जाएँ। और किस्मत थी कि 2003 में प्राइस वाटरहाउस कूपर्स में कॉर्पोरेट फाइनेंस में एक नौकरी लग गई। 6,250 रुपए की सैलरी का शुरुआत था वहाँ से, एनुअलाइज़ जो थे आई थिंक उस वक़्त 75,000। तो उस वक़्त लगा था कि भाई क्या कर रहे हैं, बट ठीक था, एक बहुत बड़ा ब्रांड था। किस्मत थी, ऊपर वाले का आशीर्वाद था, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी कि ये मिल गया, तो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। आई थिंक कुछ 2 ढाई साल वहाँ पे काम किए, और हमारे एक मैनेजर थे जिनके साथ मैं काम करता था, उनको एक इन्वेस्टमेंट बैंक यूबीएस में एक ब्रेक मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे किसी ने पोजीशन छोड़ दी। क्योंकि मैं उनके साथ बहुत करीबी तौर पे काम करता था, उन्होंने मुझे पूछा भाई आएगा मेरे साथ, एक एनालिस्ट की पोजीशन यूबीएस में है। तो मैंने कहा ज़रूर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उस वक्त एक बहुत उभरता हुआ प्रोफेशन था। मैंने एमबीए, सीए, सीएफए कुछ नहीं किया उस वक्त, तो सीएफए होता भी नहीं था, प्रिडोमिनेटली एमबीए, सीए होता था, या तो आप डॉक्टरी या इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर बिना किसी एक्सपीरियंस के इतने बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो मैंने अपने सीनियर से पीडब्ल्यूसी में बात की, मैंने कहा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आप सपोर्ट करेंगे? उन्होंने कहा बहुत अच्छा, आप ज़रूर कीजिए। तो आई थिंक वो हुआ, और उसके बाद मैं मानता हूँ मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा दूसरा टर्निंग पॉइंट आया, जब एक बहुत रैंडमली मैं सीएनबीसी पहुँच गया। और एक बहुत ही इत्तेफाक की कहानी है, जो एक सोशल गैदरिंग में चालू हुई थी। और कभी-कभी हम देखते हैं बॉलीवुड पार्टीज़, जब हम पढ़ते हैं पेज 3 में कि हम मिलते हैं, करेंगे, वो कुछ फ़ॉलो थ्रू नहीं होता।
और हम पढ़ के मुस्कुरा लेते हैं, पर टिपिकली एक्चुअली मेरा जो सीएनबीसी का एम्प्लॉयमेंट था एक ऐसी एक सोशल गैदरिंग में शुरू हुआ, और वो आई थिंक मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पे जो कभी सोचा नहीं था कि कभी टीवी पे आएंगे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और एंकर बनेंगे। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी मॉम और भाई को कहा था कि मैं सीएनबीसी पे एंकर बनने वाला हूँ, उनका पहला रिएक्शन पंजाबी पेरेंट्स का था, शक्ल देखी है क्या? तो वो एक मैंने कहा हाँ भाई, इतनी भी कोई बुरी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। बट उस वक्त था कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आप छोड़ के इतने बड़े ब्रांड को मीडिया में अगर नहीं वर्कआउट हुआ तो क्या होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म बन रहा था, ऐसा नहीं था कि आई हैड अराइव्ड इन लाइफ। 25-26 साल का लड़का था, तो इफ इट अ रॉन्ग करियर डिसीजन कुड हैव हार्म्ड मी इन अ वेरी वेरी बिग वे। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था जब मैं टीवी पे आने लगा और लोगों ने रिकग्नाइज करना चालू किया, एंड आई थिंक दैट स्टिंट एक्चुअली वर्कड आउट वेरी वेल फॉर मी। बहुत अच्छे दोस्त बनाए थे, बहुत सारे अच्छे कलीग्स बनाए थे, एंड मैं टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहां लोग आपको देखते हैं, तो आपको पता नहीं उनका नज़रिया आपकी तरफ किस तरह का होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक दिन मुझे एक फ़ोन आया यू टीवी कंपनी से, जो कि रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी है, जो आप सब जानते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरें डायरेक्ट की हैं, स्वदेश, जोधा अकबर, रेस वगैरह जैसे, कि वो एक बिजनेस चैनल लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप मिलना चाहेंगे, मार्केट्स एडिटर की पोजीशन है। तो मैंने सोचा, मैं उस वक्त 27-28 साल का था, और बात की, और ब्लूमबर्ग यूटीवी का मार्केट्स एडिटर बन गया। हालांकि मैं ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि शायद तब तक हिंदुस्तान का शायद मैं सबसे यंगेस्ट मार्केट्स एडिटर बिजनेस न्यूज़ चैनल का रहा हूँगा, स्पेशली समबडी हु हैज़ नॉट बीन इन द मीडिया इंडस्ट्री एवर। तो एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल था, एक प्रोफाइल शिफ्ट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट था, लीडरशिप रोल का था। एंड वो पहली बार एज अ 28 ईयर ओल्ड जब आपके अंडर में एक पूरे चैनल की सेक्शन प्रोग्रामिंग आ जाती है, जैसे आप सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 4 बजे तक जब स्टॉक मार्केट चलता है, वो आपके डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है, उसके सारे सपोर्ट सिस्टम्स, तो आप मेंटली बहुत ग्रो करते हो, फिर आपका सोचने का नजरिया बढ़ जाता है। देन इट इज नॉट अबाउट सैलरी एनी मोर, क्योंकि आपका एक वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। तो उस वजह से जो कि सीएनबीसी बहुत बड़ा ब्रांड था, एस्टैब्लिश ब्रांड था, आई थिंक उस वक्त करीबन 60-65% का मार्केट शेयर था उनका। वहां पे टू बी वन ऑफ द लीड एंकर्स एंड टू लीव टू जॉइन अ स्टार्टअप एक बहुत बड़ा स्टेप था, लेकिन क्योंकि एक लीडरशिप पोजीशन था और इतनी कम उम्र में मिल रहा था, फैमिली के साथ डिस्कस किया, उनका भी एक ये था कि क्यों छोड़ना है, अच्छा चल रहा है, व्हाई डू यू वांट टू अपसेट द एप्पल कार्ट, जहाँ पे कुछ बुरा नहीं हो रहा। बट वो एक था कि इतनी कम एज में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो पर्सनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, एंड आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। वो जो 2-2.5 साल मेरे वहाँ पे गुजरे, जो आप प्रोडक्शन है, ग्राफिक्स है, पीसीआर है, डायरेक्शन टीम है, कैमरामैन है, आप सबसे इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि आप रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करते हैं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि एक कंपनी को कैसे चलाया जा सकता है, और स्पेशली मीडिया कंपनी जो रियल टाइम इतनी डायनामिक होती है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरी लाइफ का। और उसके बाद आई थिंक 2010 में लिटरली बाय चांस जिस कंपनी के साथ मैं अब हूँ, निर्मल बांग, वो एक्चुअली हमारे चैनल पे एडवर्टाइजर्स हुआ करते थे, और एक ऐसी ही चर्चा चली, हम एक इन्वेस्टर कैंप पे, आई थिंक शायद जयपुर में थे, जहां उनके प्रमोटर्स और दूसरे मैनेजमेंट लोगों के साथ बात चली कि ये एक रिटेल ब्रोकिंग हाउस है, एचएनआई क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, कमोडिटी ब्रोकिंग बहुत अच्छी चल रही है हमारी, लेकिन इंस्टीट्यूशन डेस्क नहीं है, ये कैसे कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं उनकी मदद कर रहा था कि उनके साथ मीटिंग्स करवा रहा था या उनको रेफरेंसेस दे रहा था कि ये किनके साथ कर सकें, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घूम फिर के कुछ महीने बाद कॉन्वर्सेशन ऐसी टिल्ट होगी कि वो ऑफर मुझे ही कर देंगे। तो आई थिंक एक बात चली वहाँ पे कि क्या हम साथ में कुछ कर सकते हैं, इसका क्या आउटलुक हो सकता है, और लिटरली एक होटल में बैठ के हमने कुछ चर्चा की और कहा कि चलो ठीक है, देखते हैं। रॉ मटेरियल तो था, क्योंकि कैसे बिजनेस कैसे चलाया जाता है वो तो पता था, क्योंकि मीडिया में थे, तो ब्रोकिंग कंपनीज के सीईओ के साथ मेरा रोज का उठना बैठना था, तो उनके वर्किंग्स और स्टाइल्स के बारे में मुझे काफ़ी हद तक पता था। तो मुझे लगा था कि ये कर सकते हैं, कंपनी काफ़ी एस्टैब्लिश्ड है, लोग जानते हैं निर्मल बांग का नाम, तो आई थिंक एक अच्छे एंटिटी के साथ आप जुड़ रहे थे, और मुझे लगा था कि काफ़ी हद तक ये इट वुड बी रिलेटिवली ईजी टू सेट अप। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई निर्मल बांग की। एट द एज ऑफ 30 सीईओ का खिताब मिला, बहुत अच्छा लगा था। अगेन आई डोंट नो इफ दिस इज
actually factually correct, but it might be close to being factually correct. I think one of the youngest CEO शायद एक institutional broking firm का और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप एक एडिटर के पोस्ट से जो आधी चैनल की प्रोग्रामिंग आपके अंडर होती है, जब आप सीईओ बनते हैं पूरे कंपनी को। और मुझे याद है जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी, टेबल्स और चेयर्स के साथ स्टार्ट की थी, पूरे टीम को स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ा था, पूरी रिसर्च टीम को खड़ी करनी थी, सेल्स टीम को, डीलिंग टीम को, बैक ऑफिस, कंप्लायंस, ये सब चीज़ों को ग्राउंड ज़ीरो से क्रिएट करना। और ये बहुत कंपेटिटिव फील्ड है। जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, आई थिंक उस वक्त आप कह सकते हैं कि करीबन 50 से 60 ब्रोकर्स ऐसे थे इंडिया में जो सीरियस इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं। और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स ये होते हैं जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, पीएमएसएस वगैरह, जहाँ पे आप और हम पैसा लगाते हैं, हम उनके साथ डील करते हैं। तो जो मेरी कंपनी है वो रिटेल और एचएनआई के साथ नहीं करती, वो हमारी पेरेंट कंपनी करती है। तो एक बहुत ही कंपेटिटिव फील्ड थी। सोचा चलो करके देख लेते हैं, और एक कमाल का एक्सपीरियंस था। आई थिंक फुल क्रेडिट टू द मैनेजमेंट के उन्होंने मुझ जैसे एक युवा पे एक बेट लिया, एक अपॉर्चुनिटी दी, और वहाँ से हमारी जर्नी यहाँ तक मैं कहूँ तो, अगर देखिए पिछले 5-6 साल में इतना कुछ हो चुका है। कोविड हो चुका है, डीमॉन था उसके पहले, रेरा का एक्ट आया था, इंडियन बैंकिंग कोड, एनसीएलटी, बैंकरप्सी कोड, फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध आया था। इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं। और जब मैं पिछले 5-6 साल का हमारा, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, तो जब मैं देखता हूं कि हमारा टॉप लाइन कुछ 25-30% से कंपाउंड हुआ है पिछले 5-6 साल में, इतने साइकिल्स में, और हमारे प्रॉफिट जो हैं करीबन 60-70% से कंपाउंड हुए हैं, कभी कहीं एक संतुष्टि लगती है कि जो वो बेट लिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेट था उस वक्त, लेकिन काफ़ी हद तक पे ऑफ हो चुका है। एक संतुष्टि मिलती है कि टीम प्लेस में है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा सबसे कि इतने सारे रिस्क लें। मैंने बहुत रिस्क लिए हैं लाइफ में। जैसे मैंने आपको कहा, यूएस से वापस आना एक रिस्क था, अपनी पहली जॉब को छोड़ना टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो एक रिस्क था। मीडिया में आना, जहाँ कभी बचपन से सोचा नहीं था कि कभी टीवी पे आएंगे, वो एक रिस्क था। एक ब्रोकिंग कंपनी को, पूरी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग कंपनी को ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करना इन सच अ कम्पिटिटिव इंडस्ट्री। क्योंकि मीडिया में क्या था उस वक्त, जब हमने सीएनबीसी ज्वाइन किया था, सिर्फ सीएनबीसी होता था। आगे जाके 2-3-4 चैनल बने, पर फिर भी इतना कम्पिटिटिव नहीं था। लेकिन जब आप ब्रोकिंग फील्ड में आते हैं, 50-60 ब्रोकर्स compete कर रहे हैं, और इतने सारे रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स इन टर्म्स ऑफ क्या कमीशन चार्ज कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो बहुत सारे मार्केट के उतार चढ़ाव, अट्रिशन भी बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे फील्ड में ऐसा होता है कि जब मार्केट अच्छा कर जाता है तो सैलरीज डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक वो एक अट्रिशन का भी एक होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह को कैसे मैनेज करते हैं। एक बहुत लंबी जर्नी रही है। आई थिंक ऑब्वियसली मेरी पर्सनल ग्रोथ तो रही है, लेकिन आई थिंक फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशनल स्टैंड पॉइंट, वहाँ से एक लड़का जो 6,000 की सैलरी पे शुरुआत किया था, कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसी कंपनी का सीईओ होगा जो इज अ 2 डिजिट करोड़ टॉप लाइन कंपनी। एक बहुत, कहीं से ऐसा नहीं कहता हूं कि कुछ ज़्यादा अचीव कर लिया है, लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कभी कभी टू अप्रिशिएट कि एक जर्नी कैसी रही है, और आपके जो आपने सही या गलत किया है। एक सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं अक्सर लोगों से यही कहता हूं, जब लोग मुझे पूछते हैं कि आपका क्या एडवाइस है लोगों को, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, यहाँ पे आप पहुँच गए। एक तो मैं कहता हूँ कि आई एम वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैंने लाइफ में ऐसा कुछ अचीव कर दिया है कि आई शुड बी सिटिंग एट सम पेडेस्टल। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। जितना हम सीखेंगे, जितना हम लोगों से बात करेंगे, उतना हमारे लिए ग्रोथ ज़्यादा बेटर होगी। तो आई होप इस टॉक से आपको मेरी जर्नी के बारे में कुछ पता चला होगा मेरे बारे में। इट्स नॉट समथिंग दैट आई डू एवरी डे। चाहे आप अगर मुझे मीडिया पे देखते हो तो मैं टिपिकली स्टॉक्स और इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत आभार देना चाहूँगा जोश टॉक्स का। उनके बहुत मैंने टॉक्स को भी फॉलो किए हैं। एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट इनके कुछ स्पीकर्स से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है जब मैं उनको यूट्यूब पे फॉलो करता हूं। तो मैं उनका बहुत आभारी और शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये मौका मिला आपसे रूबरू होने का, अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने का। एंड आई होप यू फाउंड इट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जोश टॉक्स एक मिशन पर है, भारत के लोगों को इंग्लिश सिखाने के मिशन पर। और जोश टॉक्स लेकर आए हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां आपको मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग का सही माहौल। इस कोर्स में आप अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ बोल बोल कर इंग्लिश सीख पाओगे, 1-to-1 प्रैक्टिस करके। साथ में आपको मिलेंगे डेली ग्रामर और वोकैबुलरी के लेसन्स वीडियो फॉर्मेट में। ये एक 12 मंथ्स का प्रोग्राम है, जहां आप रोज अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर पाओगे और रोजाना अपनी इंग्लिश को
इंप्रूव कर पाओगे। ये कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 699 में, जो कि 2 रुपए प्रतिदिन से भी कम में है। तो रजिस्टर करो इस कोर्स में और नीचे दिए गए फॉर्म को अभी फिल करो।